अस्सलाम वालेकुम मेरे सब लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नावल माहे दौरान के साथ, जिसके राइटर हैं सज्जल सईद और ये इसकी 13th एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। इंतसाब। माहे दौरा मेरी आयशा के नाम, जिसने मुझे लिखने पर मजबूर किया और हर सेकंड मेरे लिए मैसर रही। माहे दौरा अरबी और फातिमा के नाम, जिनकी मोरल सपोर्ट मुझे लिखते रहने पर मजबूर करती रही। माहे दौरा हमारी दोस्ती के नाम और आखिर पर माहे दौरा उसकी मुसन्निफ़ा के नाम। ओह टू हैव फ्रेंडशिप लाइक दिस। जब मैंने एपिसोड 1 रीड किया था तो मुझे लगता है कि इंतसाब उसमें ये नहीं था, कुछ और था। और यहाँ जब मैंने नेक्स्ट PDF से रीड करना शुरू किया और ये लाइंस पर मेरी नज़र पड़ी तो पता नहीं क्यों मुझे ये लाइंस बहुत अच्छी लगी। राइटर ने अपने फ्रेंड्स को पूरा क्रेडिट दिया है। और फ्रेंडशिप, अगर आपके फ्रेंड्स बेहतरीन मोरल सपोर्ट दें तो आपको क्या नहीं बना सकते। जैसे कि हमारी राइटर को एक सक्सेसफुल राइटर बनने में कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड ने भी सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि सज्जल सईद जो है वो बेहतरीन लिखते हैं, तो उनके फ्रेंड्स को थैंक यू क्योंकि उन्होंने उनको इनकरेज किया, सपोर्ट किया और हमें एक बेहतरीन लिखारी मिली सज्जल सईद के शक्ल में। ठीक है, हम नावल को कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी बात ठीक से आपको समझाई या नहीं समझाई, लेकिन जो मैंने कहना था कह दिया। नावल को कंटिन्यू करते हैं। 1 घंटे के बाद मीटिंग है मेरी राइड। लहजा बेजार सा था। राइड ने गर्दन मोड़कर हल्की गोरी से उन्हें नवाजा। ये चेकअप भी ज़रूरी था डैड। कल भी हो सकता था भाई। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आज की थी और आपकी मीटिंग तक हम फारिग हो जाएंगे। यूसुफ सुल्तान ने बेजारी से सर हिलाया था। वो उस वक्त हॉस्पिटल यूसुफ सुल्तान के वीकली चेकअप के लिए आए थे, बल्कि रायद उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया था। आप बहुत लापरवाह हैं डैड। आपको बिल्कुल याद नहीं डॉक्टर ने कब बुलाया, कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है। ऐसे नहीं चलता। आपको अलर्ट रहकर खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। आवाज़ हल्की रखे वो यूसुफ सुल्तान की जानिब झुके, उन्हें गोया सख्त नसीहत कर रहा था। यूसुफ ने एक आँख उठाए उसे देखा। मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरे बाप हो? बाप बच्चों जैसी हरकतें ना करे तो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जवाब देकर वो पीछे होकर बैठ गया। यूसुफ सुल्तान ने आंखें छोटी कि अपने लाडले सपूत को देखा। मज़ीद कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? अब के मर्तबा डॉक्टर को मुखातिब किया। सब क्लियर है सर, सिर्फ मेडिसिन में कुछ कमी और कुछ तब्दीली की ज़रूरत है जो मैं नोट डाउन करने वाला हूँ। मुझे ज़रा जल्दी है, आप सब कुछ रायत को समझा दें। ऑल राइट, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से तवज्जो रायत की जानिब आई थी, जो दांत पर दांत जमाए उन्हें देख रहा था। डिनर पर मिलते हैं डियर सन। कंधा थपथपाए वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर के ऑफिस से निकल गए। पीछे बैठे रायद ने बाप की फुर्तियों पर सर नफ़ी में लाया। आप नोट करने के साथ साथ मेरे साथ डिस्कस भी कर लें। तवज्जो वापस डॉक्टर की जानिब मोड़े। वो अब डॉक्टर के मुंह से निकलते अल्फाज हिफ्ज़ कर रहा था। बाप को चाहे सेहत की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन वो उनकी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करे यह नामुमकिन था। लंदन ब्रिज हॉस्पिटल रिवर थेम्स के जुनूब में वाक़ एक बेहतरीन प्राइवेट अस्पतालों में से एक माना जाना था। सुल्तानों का फैमिली हॉस्पिटल कहना बेहतर होगा, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा सुल्तानों ने ख़रीद रखा था। डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर वो एग्ज़िट की जानिब बढ़ रहा था, दोनों हाथ जैकेट की जेबों में ओर से। वह हमवार कदम उठाता राहदारी से गुजर रहा था। नज़र इर्द गिर्द चलते फिरते डॉक्टर्स, नर्सों और मरीज़ों पर थी। मेरी बहन को बचा ले प्लीज़, वो बहुत छोटी है, वो इतनी तकलीफ़ नहीं सह सकती, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा ले। रोती गिड़गिड़ाती आवाज़ कानों में गूंजी थी। कदम सुस्त पड़े थे। आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपनी बहन के साथ रहूँगा, वो अकेली कहीं नहीं जाती। किसी के रोकने की आवाज़ें भी अब शामिल हुई थी। वो सांस ले रही है, मैंने खुद महसूस किया, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। सुस्त हुए कदम मज़ीद सुस्त हुए, राहदारी के बीचों बीच रुक गए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी बहन की ज़िंदगी कैसे वापस लाऊँ? गिड़गिड़ाहट में इजाफा हुआ था। रायत को अस्पताल की राहदारी घूमती हुई महसूस हुई। वो सांस ले रही थी, वो होश में आ जाती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दिमाग में गूंजती आवाज़ में बेयकीनी थी, दर्द था, गुस्सा भी था। रायत ने जल्दी आंखों को बंद किया, हाथ जेबों से निकाल कर कनपट्टियों को ज़ोर से मसला। मेरी बहन, मेरी रीम,
सरगोशी सी मुंह से निकली थी। दिमाग की आवाज़ें गूंजना बंद हो चुकी थी। यह अस्पताल उसे माजी याद दिलाता था, कभी ना भूलने वाला माजी। सर आप ठीक है? नुस्वानी आवाज़ पर हाथ कनपट्टियों से हटाए उसने सामने खड़ी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स को देखा। इर्द गिर्द देखने पर एहसास हुआ कि वो चलते फिरते हुजूम के बिल्कुल वस्त में खड़ा था। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। नज़र वापस नर्स पर लाए जवाब दिया। नर्स ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर इस्बात में हिलाया, फिर कदम आगे की जानी बढ़ाए। राइड ने वहीं रुके गर्दन मोड़े नर्स को देखा। जानी पहचानी शक्ल थी। आंखें छोटी किए सोचना चाहा, कहीं देख रखा था। गलतफहमी नहीं हो सकती, वो शक्ल इतनी जल्दी नहीं भूलता। मुकम्मल रुख मोड़े वो अब कुछ फासले पर काउंटर के करीब खड़ी नर्स के चेहरे की एक साइड देख रहा था। चंद मज़ीद लम्हे गुजरे थे और फिर उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। आंखें हल्की सी वाह हुई थी। रुके कदम नर्स की जानिब उठे थे। नज़दीक पहुंचकर वो चंद कदम के फासले पर खड़ा हुआ। नर्स ने मौजूदगी महसूस करते नज़रें घुमाए एक तरफ खड़े राइड को देखा। चेहरे पर सवाल या तासुरात नमूदार हुए थे। मैं क्या मदद कर बात करनी है तुमसे? दो टूक लहजा और बात पर नर्स ने हैरत से उसे देखा, फिर काउंटर पर मौजूद दो और नर्सों को देखा जो अपने काम में मसरूफ़ थी। सर हिलाए उसने काउंटर के साथ एक कमरे की जानिब इशारा किया। राइड नज़रें उस पर से हटाए आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हुआ। ये कोई छोटा सा कॉमन रूम मालूम हो रहा था। सर आप क्या बात करना चाहते हैं? इज़रा को कैसे जानते हो? बिना किसी तरद्दुद के डायरेक्ट सवाल पर नर्स के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए गायब हुआ था। थूक निगल कर उसने खड़े खड़े पहलू बदला। कौन इज़रा? आवाज़ में कपकपाहट थी, लहजा कमज़ोर था। राइड ने बगौर उसके बदलते तासुरात देखे थे। नाइट क्लब वाला इज़रा, मुख्तसर मगर वाज़ेह हवाला दिया था। नर्स ने हाथ उठाया, मुंह पर फेरा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। मैं किसी इज़रा को नहीं जानती सर, आपको गलतफहमी हुई है। देखो ये बात हम दोनों जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। टाइम ज़ाय मत करो और सवाल का सीधा सच्चा जवाब दो। आपको गलतफहमी हुई है सर, मैं किसी इज़रा को नहीं जानती। जवाब पर राइड ने चंद सेकंड उसे देखा, फिर कदम उसकी जानिब उठाए। ऐन उसके सामने पहुंचकर हाथ लंबा किया उसने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। क्लिक की आवाज़ खाली कमरे में गूंजी थी। नर्स ने सफ़ेद आंखें वाक़ उसे देखा। देखो मिस, नज़रें उसकी नेम टैग पर डाली थी। मिस लैला, आखिरी मर्तबा तमीज़ से पूछ रहा हूँ, इज़रा को कैसे जानती हो? लैला ने थूक निगल कर एक कदम के फासले पर खड़े राइड को देखा। दोस्त है। झूठ, मैं सच कह रही हूँ। अभी कुछ सेकंड पहले तो तुम जानती भी नहीं थी उसे। जवाबन वो खामोश हुई थी। राइड ने बगौर उसके माथे पर चमकते पसीने के नन्हे नन्हे कतरे देखे। लंदन के जमाने वाले मौसम में जब पसीने आए तो मतलब सामने वाला कुछ छुपाने के लिए अंदरूनी वर्कआउट कर रहा है। बाजू सीने पर बांधे थे। मैं सिर्फ 5 मिनट लैला, 5 मिनट लगेंगे तुम्हारा बायोडेटा निकलवाने में। तुम किस टाउन से हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी फैमिली कहाँ है, एवरीथिंग। इसलिए बगैर किसी तमहीद के मुझे सच बताओ। फैमिली के नाम पर उसका बचा कुचा रंग भी उड़ा था। हाथ की उंगलियां बाहम मिलाए वो उन्हें चटक रही थी। आप ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझे। मैं कर सकता हूँ, और अब सिर्फ सच बोलो। खौफ और नमी लिए वो राहित को देख रही थी। आंखें एक लम्हे के लिए बंद करके खोली थी। मैं पर्सनली उसको नहीं जानती। उसने, मेरा मतलब हमारे दरमियान एक डील हुई थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और उसने पैसों के बदले मुझे एक काम दिया था। हल्के लहजे में सुनाए सच पर राहित ने नासमझी से उसे देखा। वो तो ये सच सुनना चाहता था कि उसका इज़रा के साथ वाकई कोई अफेयर था या नहीं। कैसी डील? देखिए सर, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसों की खातिर मैंने इज़रा की बात मान ली। मुझे बहुत अफसोस है। मैं मज़ीद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आंखों से आंसू रवा हुए थे, आवाज़ में कपकपाहट थी। राहित ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा। दिल अजीब लय में धड़का था। कुछ बुरा हो जाने का इम्कान हुआ था। कैसी बात मानी तुमने इज़रा की? साफ साफ बात करो। सख्त लहजे पर वो ज़रा सी सहम कर पीछे हटी, फिर चंद लम्हे रुकी। गहरी सांस भरकर उसने किन आँखों से बंद दरवाज़ा देखा। इंजेक्शन? लैला ने सर जवाब में हिलाया। हाई डोज प्रोपोफोल। इज़रा ने एक मरीज़ को ये डोज देने को बोला था और उसके बदले उसने मुझे पैसे दिए थे। ना समझ तासुरात अशद हैरत में तब्दील हुए थे। लैला ने आंसू साफ के उसे देखा।
आंखें शर्मिंदा सी थी। मैंने ये सब मजबूरी में किया सर। क्या करता है ये इंजेक्शन? उसके बाद काटे सवाल किया था। ये इंजेक्शन मरीज़ को आर्जी तौर पर बेहोश करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर इसकी हेवी डोज दी जाए तो दिमाग पैरालाइज हो सकता है और इंसान मर भी सकता है। एक पूरे मिनट के लिए वो साकित हुआ था। कुछ बुरा होने वाला था, बहुत बुरा। लैला के आंसू मुसलसल बहते उसके यूनिफॉर्म पर गिर रहे थे। मरीज़ कौन था? उसे अपनी आवाज़ कमज़ोर सी महसूस हुई थी, जैसे वो जवाब से बचना चाहता। लैला ने आंसू रोके उसे देखा और फिर जवाब दे डाला, रीम सुल्तान। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। 1, 2, 3 लगातार ज़ोर से दस्तक दी जा रही थी। चंद सेकंड के बाद कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाज़ा वाह हुआ। एक पूरे मिनट की खामोशी दोनों अतराफ में छाई थी। इज़रा ने आंखें वाके शदीद हैरत से सामने खड़े रायत को देखा। हैरत उसकी मौजूदगी पर नहीं थी, बल्कि हैरत उसके खतरनाक तासुरात देखकर हुई थी। नीली आंखों में सुर्खी घुली थी, माथे की एक जानिब नस उभर कर वाज़ेह हुई थी, जो उसके शदीद गुस्से का पता दे रही थी। चेहरा तना हुआ था, जबकि जबड़ा टूटने की हद तक भींच रखा था। रायत, तुम? अगले अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि रायत ने अधखुले दरवाजे को थाम कर दाईं टांग उठाए ऐन उसके पेट पर किक मारी थी। अचानक हमले पर वो लड़खड़ाता दूर जाकर गिरा। दरवाज़ा अपने पीछे बंद करके रायत उसकी जानिब बढ़ा, शर्ट का कॉलर थाम कर उसे ज़मीन से उठाया और दूसरे हाथ का मुक्का बनाए उसके गाल पर दे मारा। क्या दरिंदगी है रायत, क्या कर रहे हो? बात पूरी होने से पहले दूसरा मुक्का दूसरे गाल पर पड़ा था, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। पंच उसके चेहरे पर पड़ने से उसके दोनों गालों में चंद सेकंड में ही निलाहट घुली थी। दोनों हाथों ने उसके गिरेबान को थाम कर उसे दीवार के साथ लगाया था। इज़रा ने गहरी गहरी सांसें भरते उसे देखा। तुम पागल हो गए हो? गहरी लड़खड़ाती सांसें। तुम्हें दोस्त समझा था मैंने, और तुमने क्या किया? वो ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाया था और साथ ही जन्नाटेदार थप्पड़ भी गाल पर रसीद किया था। इज़रा दर्द से करहाता खुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में था। मैंने क्या किया है? मुझे बताओ तो सही। मारो मत प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बहन को मौत के मुंह में डालते तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? उसकी सांसें रोकने के लिए हेवी डोज देते वक्त तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई थी इज़रा? एक और थप्पड़। इज़रा ने दम साधे सफ़ेद आंखों से उसे देखा, जैसे बेयकीन हो, जैसे कुछ ज़ाहिर हो जाने के बाद का खौफ हो। राइन, मेरे साथ बकवास मत करना, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरी बहन का? कौन सा बदला लिया है तुमने उससे? करख्त आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। गिरेबान पर पकड़ सख्त होने के बाइस उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं वादा करता हूँ मैं सब बताऊँगा, लेकिन मारो मत प्लीज़। अपनी ज़ुबान खोलो इज़रा, वरना मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई थी। इज़रा ने खांसते अपनी सांस बहाल करने की कोशिश की। मैंने ये सब किसी के कहने पर क्या था? मुझसे कसम ले लो राइड, मैं जानता भी नहीं था कि ये सब रीम के साथ होगा। मैं मजबूर हो गया था, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। होठ फटने के बाइस बोलने में तकलीफ़ हुई थी, आंखों से पानी भी रवा हुआ था। लैला मजबूर थी, तुम मजबूर थे, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे मजबूरी का सबक मत बताना। सच सच इज़रा, मुझे एक एक लफ्ज़ सच बता दो, वरना मैं सुने बगैर तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। अन्ना की कसम खा कर कहता हूँ मैं सच कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता था। उसने मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे ब्लैकमेल किया है। आवाज़ लड़खड़ा रही थी, आंसू चेहरा भिगो रहे थे। गिरबान रायत की गिरफ्त में होने के बायस सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। कौन? किसने? नहीं देखा वो। जवाब मुकम्मल होने से पहले गाल पर थप्पड़ रसीद हुआ था। थप्पड़ की कुव्वत से निचला होठ फट चुका था, जिससे अब खून रिश्ता थोड़ी पर बह रहा था। मैंने बोला भी था, मैं बकवास नहीं सुनूंगा इज़रा। या सच बताओ या अपने हशर के लिए तैयार हो जाओ। दर्द से कराहते इज़रा ने हाथों की मदद से उसे पीछे करना चाहा, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। मैंने उसे नहीं देखा, मैं सिर्फ 2 मरतबा उससे मिला हूँ। उसका चेहरा छुपा होता है, वो बिल्कुल ढका होता है। मैं कभी भी उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। गहरी तकलीफ ज़दा सांसें भरे वो बोल रहा था। आवाज़ सुनी होगी, तब भी नहीं पहचान सके? नहीं, वो मेरे सामने कभी नहीं बोला, कसम से। मैं नहीं करना चाहता था,
मैं फंस चुका था, अगर मैं इनकार कर देता तो शायद जेल में होता। मुझे खुद को बचाना पड़ा। अब बाकायदा आवाज़ के साथ रो रहा था। खुद को बचाने के लिए तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी दांव पर लगाई, ज़लील इंसान। मेरी बहन तकलीफ़ में थी, उसके साथ जुल्म हुआ था, तुम्हें ज़रा सा भी खौफ नहीं आया। गिरबान से थामे उसे झटका देते वो दहाड़ा था। पेशानी की नसें मज़ीद उभर कर वाज़ेह हो रही थी। साफ रंग उस वक्त लाल अंगारा हुआ था। मुझे माफ़ कर धुराई। यकीन करो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं इनकार कर देता तो मेरा सच सामने आ जाता। वो सबको बता देता, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाता। तुम्हारा नाम एक मासूम जान से ज़्यादा अहम नहीं है। मेरी बहन थी वो, जिस पर तुमने अपने नाम को फ़ौक़ियत दी थी। मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं यहीं इसी जगह तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूँ। वो सांस लेने को रुका, फिर एक हाथ से उसकी ठोड़ी में उंगलियां घुसाए झटका था। नाम चाहिए मुझे, अभी, इसी वक्त। किसके कहने पर किया ये सब? उंगलियां दिल में घुसने के बाइस वो कर रहा था। मैंने नहीं देखा उसे, लेकिन मैं जानता वो कौन है। गिली नम आंखें लिए वो राहित को देख रहा था। राहित ने माथे पर बल डाले, उसकी आंखों में कुछ जो राहित को अच्छा नहीं लगा था। कौन? दूर गहराई से आवाज़ आई। इज़रा एक लंबे मिनट के लिए रुका, थूक निकली, फिर गहरी सांस भरी। डैन। कुछ टूटा था आसपास, नहीं शायद कहीं अंदर। गिरबान छूट गया था, कदम पीछे कोट गए थे, हाथ पहलू में गिर चुके थे। अस्पताल का कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। आधी रात का वक्त होने के बाइस अज़ाफ़ी रोशनियां बुझा रखी थी। अस्पताल का ये हिस्सा प्राइवेट था, जहाँ गैर लोगों का दाखिला ममनू था। एक लम्हे के लिए सब पुरसुकून थे, और फिर अगले ही लम्हे कॉरिडोर की चंद जलती बत्तियां भी बुझ गईं। अब मंजर तारीक था। खिड़कियों से बाहर, बिल्डिंग पर लगी लाइटों से कोई चंद रोशनी की लकीरें कॉरिडोर में भी पहुंच रही थी, लेकिन वो तारीकी को मिटाने में नाकाम थी। मुकम्मल खामोशी और तारीकी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। चाप भारी बूटों की थी। आहिस्ता आहिस्ता चाप नज़दीक होती जा रही थी। खिड़की के सामने पहुंचकर कदम रुक गए। बाहर से आती रोशनी की चंद मध्यम लकीरों का रास्ता उसके खिड़की के सामने खड़े होने के बाइस रुक गया। वो जो भी था कॉरिडोर की तारीकी का हिस्सा था, सर से पैर तक स्याही में डूबा हुआ था। खिड़की के सामने से हटता वो आगे बढ़ा। एक कमरे के खुले दरवाजे के सामने गुजरते ही किसी की आवाज़ सुनाई दी। कदम वहीं पर रुक, सर को जुम्बिश दिए बगैर आंखों से इर्द गिर्द देखा। आवाज़ तेज़ हुई, फिर एक कमरा छोड़कर अगले का दरवाज़ा खोला। एक ही जस्त में वो तारीख शख्स खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होता दीवार के साथ लगे खड़ा हो गया। खुले दरवाजे से निकलने वाला नफूस अब कॉरिडोर से गुजर रहा था। हाथ में मोबाइल की रोशनी थी, जिसमें सफ़ेद यूनिफॉर्म की झलक थी। गालिबन वो कोई नर्स थी। बिजली को क्या हो गया अचानक? मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती वो खुले दरवाजे के सामने से गुजरकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। दीवार के साथ खड़ा शख्स सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनता दरवाजे से बाहर निकला। गर्दन मोड़कर एक नज़र खाली स्याही में डूबे कॉरिडोर को देखा, फिर गर्दन वापस घुमाए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा। मतलूबा कमरे के सामने रुककर उसने ग्लव्स में मौजूद हाथ बढ़ाए, दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ खामोश कॉरिडोर में हल्की सी गूंजी थी। मज़ीद दरवाज़ा वाह करता वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, और फिर दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया। कमरा भी बाहर की मानींद तारीक ही था, लेकिन खिड़की के शीशों से आती रोशनी से स्याही कदरें छट रही। सफ़ेद बेड और उसके साइड पर लगी मशीनरी को वो देख सकता था। कदम बेड की जानिब उठाए। अब बेड पर मौजूद नफूस भी नज़रों के सामने था। सुनहरी बाल तकिए पर एक तरफ समेट कर रखे गए थे। सफ़ेद रंग में पिलाहट घुली हुई थी। बालों से सुनहरी आंखें बंद थीं। दोनों बाजू सीधे बेड पर रखे थे, जिन पर कई मशीनरी जुड़ी थी। वो पहले भी दुबली पतली थी, लेकिन अब मज़ीद कमज़ोर सी मालूम हो रही थी। नज़रें चेहरे से हटती सर के एक जानिब रुकी। सर का एक हिस्सा सफ़ेद पट्टी में बंधा था। मज़ीद चंद कदम उठाता वो बेड के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा। सियाह दस्ताने में लिपटा हाथ बढ़ाए उसके सर की पट्टी पर नरमी से रखा, उंगलियां फेरता वो माथे और फिर गाल तक पहुंचा। चंद सेकंड उंगलियां गाल पर रखने के बाद उसने पूरा हाथ खोला और गाल को हौले से थपकी दी। ये काम मैं किसी से भी करवा सकता था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं तुम्हें खुद देखूं। सरगोशी कमरे में गूंजी थी। गाल से हाथ हटाकर उसने हुड की जेब में डाला। एक खाकी लिफाफा निकाल कर उसे खोला। एक इंजेक्शन की शीशी लिफाफे से बरामद की। साइड टेबल पर पड़ी डिश से मिलती जुलती शीशी उठाई और दूसरे हाथ में पकड़ी शीशी डिश में रखी। शीशी और लिफाफा जेब में घुसाकर वो वापस बेड की जानिब घूमा।
تمہیں پھول پسند تھے، میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں، وہاں پھول ہی پھول ہوں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ مڑ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی میں ہوڈ کی پشت پر بنا مراکوں کے سرخ جھنڈے کی جھلک دکھائی دی، اور پھر وہ دروازہ کھولتا کوریڈور کی تاریکی میں شامل ہو۔ یہ ایک سفید رنگ کی ایک سٹوری پر منوی بلڈنگ تھی۔ باہر پھیلی برف باری کے ہم رنگ وہ بلڈنگ بھی منظر کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ بلڈنگ کا گلاس ڈور کھولتے وہ اندر داخل۔ باہر جما دینے والی سردی کے برعکس اندر ہیٹنگ سسٹم کے باعث یکگونا سکون ملا تھا۔ بلڈنگ باہر سے سفید اور اندر سے مکمل سفید اور گرے امتزاج کی تھی۔ ہلکا رنگ آنکھوں کو بھی بھلا لگ رہا تھا۔ دیواروں پر جا بجا فریم لٹکائے گئے تھے۔ چھوٹے لیکن پیارے سے اسٹوڈیو کو دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کندھے سے بیگ اتار کر اس نے ویٹنگ روم میں پڑے صوفے پر رکھا اور مزید اسٹوڈیو کے اندر بڑھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ زمین پر رکھے چند فریمز میں سے ایک اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگایا، پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر اس کا جائزہ لیا۔ آئے کہ وہاں لگا اچھا لگ رہا تھا یا نہیں؟ اچھا لگ رہا ہے یہیں پر۔ آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر کھل کر مسکرا دیا۔ ماہی تم کب آئی؟ بس ابھی۔ تم مصروف لگ رہے ہو۔ اتنا بھی نہیں ہوں، بس یہ فریم سیٹ کر رہا تھا۔ فریمز کی جانب اشارہ کرتا وہ واپس مڑ کر ماہی دوران کی جانب بڑھا۔ آؤ باہر چل کر بیٹھتے۔ کندھوں کے گرد ہلکا سا بازو ڈالے وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تم کہیں جا رہی تھی یا بالخصوص میرے اسٹوڈیو میں آئی ہو؟ میں گھر میں بور ہو رہی تھی، کالج سے بھی فراغت ہے تو سوچا تمہیں اور تمہارا اسٹوڈیو دیکھ آتی ہوں۔ اچھا کیا، اس وقت میں بھی اکیلا عموماً بھی اکیلا ہی ہوتا ہوں، لیکن کچھ دن سے ایک لڑکی پارٹ ٹائم جاب کے لیے آ رہی ہے، ریسیپشنسٹ کے طور پر۔ اس کا آف ٹائم تھا تو وہ چلی گئی۔ اپنی بات کے دوران اس نے ہاتھ کی مدد سے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فارغ تو میں بھی ہوں، مجھے بھی کسی کام کے لیے رکھ لو۔ مسکراہٹ دبائے وہ بولی تو ہاتھ بھی مسکرا دیا۔ یہ تمہارا ہی اسٹوڈیو ہے، جب چاہے آؤ۔ اور جاب کی بات ہے تو تم آلریڈی اپلائی کر چکی ہو۔ وہاں اپلائی ہی کیا ہے ابھی، انٹرویو کچھ دن میں ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ سر کی پشت صوفے کے ساتھ لگائے وہ بولی۔ بہتر تھا، تم بہت قابل ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں جاب نہ دینا کمپنی کا نقصان ہے۔ ہاتھ کی بات پر وہ صنفی میں ہلائے ہنسی تھی۔ میں تمہاری بہن ہوں اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو، ورنہ اتنی بڑی کمپنیوں میں اسٹوڈنٹس کو جاب کم ہی ملتی ہے۔ تم اچھی ہی کیوں امید رکھو صرف یہ بتاؤ، کافی پیو گی؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کافی کو نہ ہو سکتی ہے کبھی؟ ماہی دوران کے جواب پر وہ مسکراتا ایک جانب رکھی کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ نورے گھر پر تھی؟ ہاتھ نے سوال کیا تھا۔ ماما کے انسٹیٹیوٹ میں کوئی بیکنگ کمپٹیشن ہونے والا ہے، وہ بس وہیں پر ماما کے ساتھ چلے گئے۔ وہ خاموش ہوئی، پھر خود ہی کھل کر مسکرا دی۔ اصل میں جو لوگ وہاں پارٹ لے رہے ہیں وہ پریکٹس کے طور پر بیکنگ کر کے وہاں موجود لوگوں کو چکھاتے ہیں، اور ہماری نورے وہاں محض کھانے کے لیے گئی ہے۔ ماہی دورہ کی تفصیلی جواب پر کافی بناتا ہاتھ صنفی میں ہلائے ہنس دیا۔ کافی کے بعد فریمز دیواروں پر سیٹ کروں گا، پھر میں فارغ ہوں۔ ویسے بھی کچھ دیر میں اسٹوڈیو بند کرنے کا وقت ہو جائے گا، پھر ساتھ ہی گھر چلتے ہیں۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے کہا گیا تھا۔ ماں نے ایک نظر کافی کو دیکھا، پھر سر از بات میں لا دیا۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ویسے تم نے سب کچھ اتنے بہترین طریقے سے ہینڈل کر لیا، اسٹوڈیو کا انٹیریئر پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ارد گرد اسٹوڈیو کا جائزہ لیتی وہ مسکرا کر بولی۔ کافی کا گھونٹ بھرتا ہاتھ تعریف پر خاموشی سے مسکرا دیا۔ وقت لگتا ہے، سب ہو جاتا ہے۔ جواب پر ماں نے اسے بغور دیکھا۔ سب ہو تو جاتا ہے، پر ہاتھ کی آنکھوں کی اداسی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ زاہد اور تمہارے درمیان سب ٹھیک ہے؟ کافی کا مگ پر انگلی پھیرتے اس نے سرسری سے سوال کیا۔ ماں نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، آج کل اسٹاکر بنا ہوا ہے۔ لب دبائے ماں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاتھ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زاہد اپنے گروولنگ فیز میں ہے کیا؟ سوال پر ماں چند سیکنڈ رکی، پھر کہا لگائے ہنس دی۔ بہت مزہ آتا ہے اسے تنگ کرنے میں۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر سر جھکایا۔ چاہنے والے کو یوں ترسایا نہیں کرتے۔ زندگی چھوٹی ہے، وقت کی کمی ہے، جب اپنے نہیں رہتے تو بس پھر تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بظاہر لہجہ عام تھا، لیکن ماہی دورہ نے شدت سے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ ہاں، میں افسردہ نہیں ہوں، ایک عام بات بتا رہا ہوں تمہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ماں نے بنا کچھ کہے سر اس بات میں لا دیا۔ تو تمہارا اسٹاکر نظر نہیں آ رہا کہیں؟ ہاتھ کی بات پر ایک مرتبہ پھر سے وہ ہنس دی۔ وہ کل سے غائب ہے۔ آخری مرتبہ کالج میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں دیکھا۔
बात करते हुए एहसास हुआ था वो वाकई गायब था। उसकी बाइक भी नज़र नहीं आ रही थी। फ़ोन कर लेना चाहिए सोचते हुए उसने कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रखा। चलो तुम्हारे फ्रेम सेट करते हैं। सोफे से उठकर बोलने पर हाथ सर हिलाए खाली मग एक साइड पर रखता उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ गया। डैन कुछ टूटा था आसपास, नहीं शायद कहीं अंदर। गिरेबान छूट गया था, कदम पीछे को उठ गए थे, हाथ पहलू में गिर चुके थे। कई लम्हात वो बिना हरकत किए खड़ा सामने लड़खड़ाते जख्मी इज़रा को देखता रहा। डैन, डैन, डैन उसका दोस्त, उसका भाई। क्या उसने धोखा दिया? क्या उसने सब तोड़ दिया? क्या डैन ने रीम के साथ वो सब किया? क्या डैन ने राइट के साथ बेवफाई की? सर खुद ब खुद नफ़े में हिला था। एक लम्हे वो अपनी जगह पर खड़ा था और फिर अगले ही लम्हे इज़रा का गिरेबान फिर से उसके हाथ में था। थप्पड़ और मुक्कों की बौछार हुई थी। एक मर्तबा और मेरे भाई का नाम लिया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तुम्हारे जिस्म से अलग करके तुम्हारी नस्ल के कुत्तों को डाल दूंगा इज़रा। उसके हाथ से ज़्यादा उसके दहाड़ने पर इज़रा को अपना वजूद हिलता हुआ महसूस हो रहा था। वो कुछ बोलने को मुंह खोलता कि अगला पड़ने वाला थप्पड़ उसे दोबारा चुप करवा देता। बोलो, बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने डैन का नाम जानबूझकर लिया है। तुम खुद को बचा रहे हो। तुम डैन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। गिरबान थामकर मजबूती से झिझोड़ा था। खून और नील से भरा चेहरा लिए वो बमुश्किल खड़ा था। राय की बात पर सर फौरन नफ़ी में हिलाया। झूठ नहीं बोल रहा, सच में वो डैन है, डैन है। आवाज़ भी लड़खड़ाई हुई थी। तुमने कहा था तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए, तो इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो डैन है? वो सिर्फ इनकार सुनना चाहता था, सिर्फ ये सुनना चाहता था कि वो डैन नहीं है। वो शख्स जो भी है, वो डैन नहीं है। मेरी बात तहम्मुल से सुनो रायन, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। राइट के सीने पर हाथ रखे उसे पीछे हटाने की कोशिश की, जिस पर वो हल्का सा पीछे हट गया। दीवार का सहारा लेता इज़रा किचन काउंटर तक पहुंचा, फिर वहां पड़ा अध पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा। पानी खत्म करने के बाद उसने आस्तीन अपने मुंह पर मारी, वहां लगे खून को मिटाना चाहा। काउंटर से टेक लगा उसने चंद लंबी सांसें भरी, फिर चंद लम्हे खड़े राइट को देखा जो नीली आंखों में खून लिए उसे देख रहा था। मैं आगा फर्म में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ये तुम जानते हो। अन्ना से शादी से पहले मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। मेरे पास अपना घर नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो सांस लेने को रुका। मैंने आगा फर्म से पैसे चुराए थे। इन्वेस्टमेंट की रकम से एक बड़ी रकम एक अनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। किसी को शक नहीं हो सका क्योंकि वहाँ अकाउंट की कोई तफसीलियात नहीं थी। राइड आंखें छोटी की उसे देख और सुन रहा था। नए नए इनका शफ़ात सामने आ रहे थे। मैं इत्मीनान में था कि किसी को मुझ पर भनक भी नहीं पड़ सकती, लेकिन मैं गलत। काउंटर के साथ पहलू बदले उसने राइड को देखा। मैं, तुम, हम सब अच्छे से जानते कि डैन कंप्यूटर के साथ कितना अच्छा है। वो कंप्यूटर सिस्टम में माहिर है। उसने वो अकाउंट जिसमें मैंने चोरी किए पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो हैक कर लिया। उस अकाउंट में मेरा एक बहुत पुराना नंबर जिसके बारे में मेरे अलावा किसी को भी मालूम नहीं था दर्ज था। उस नंबर से उसने मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। डैन को मालूम पड़ गया कि पैसे ट्रांसफ़र करने वाला शख्स मैं ही था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो डोज मैं उस नर्स तक पहुंचाऊं। वो फिर से रुका। राय ने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। इज़रा ने हाथ फ़ौरन ऊपर की जानिब उठाए, चेहरे के सामने ढाल के तौर पर रखे थे, गोया वो उसे फिर से मारने वाला हो। जब वो सबसे पहले मुझसे मिला उसने मुझे एक लिफाफा दिया और एक सियाह प्लास्टिक बैग दिया। लिफाफा उस नर्स तक पहुंचाना था। वो बैग बैग उसके रुकने पर राइड ने सवाल किया। तुम्हारे और डैन के फ्लैट के बारे में तुम दोनों के अलावा किसी को नहीं मालूम, तो फिर कोई तीसरा इंसान कैसे जान सकता है? उसका पासवर्ड तुम दोनों का राज था, फिर वो किसी और को कैसे मालूम पड़ सकता था? राइड मज़ीद उसके नज़दीक खड़ा हुआ। कहना क्या चाहते हो? वो बैग उसने मुझे उस फ्लैट में रखने को बोला था, किचन के कैबिन की छत पर। मैं उसे देख नहीं सका, सुन नहीं सका, लेकिन वो डैन है। उस फ्लैट का तुम्हारे अलावा सिर्फ डैन को पता था। अपनी फर्म का सिस्टम सिर्फ डैन हैक कर सकता है। वो शख्स डैन ही है। एक एक लफ्ज़ दिमाग की नसों पर हमला कर रहा था। वो शख्स डैन ही है। वो डैन क्यों है? वो डैन कैसे हो सकता है? वो ये सब क्यों करेगा? दिल अभी मानने को तैयार नहीं था। सीने पर दबाव सा पड़ रहा था। उसका दिल फट जाने को तैयार था। तुम्हें याद होगा वो रीम के साथ
اس حادثے کے وقت اپنا برتھ ڈے ڈنر چھوڑ کر غائب ہوا تھا۔ اینڈ اسی وقت جب ریم کے ساتھ وہ سب ہوا، اس کے سرونٹس نے اس کے لیے کیک تیار کیا تھا۔ وہ اس وقت ان کے پاس کیک کاٹنے گیا تھا۔ راحت کے جواب پر اذرا ہونٹ سے رشتہ خون صاف کرتا طنزیہ ہنسنے لگا۔ حقیقت تھوڑی بتلانے والا تھا وہ۔ اس سب میں ہاتھ وہاں موجود ہونے کے باعث پھنس گیا۔ اگر ذرا سا بھی دماغ استعمال کیا جاتا تو صاف ظاہر تھا کہ ہاتھ مجرم نہیں تھا، لیکن تم سب اندھے ہو چکے تھے۔ راحت خاموش ہو گیا، بنا کسی حرکت کے اسے دیکھا۔ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا ڈان اس کا بھائی ہے۔ دماغ میں یہی بات گردش کر رہی تھی۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں؟ تم مارکو والی ہڈ تو پہچانتے ہو نا؟ راحت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مارکو والی ہڈ؟ لیڈز کے فٹ بال میچ میں صرف ڈان مارکو کی سائڈ پر تھا۔ تم اور باقی سب دوست برازیل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہم سب کی ہڈ کے پیچھے ٹیم کے جھنڈے بنے تھے۔ ڈان کی ہڈ پر مارکو کا جھنڈا تھا۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ وہ 2 مرتبہ مجھ سے ملا اور دونوں مرتبہ اس نے مارکو والی ہڈ پہن رکھی تھی۔ مارکو والی ہڈ، مارکو ہڈ۔ راحت نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نیلی آنکھوں میں پانی سا تیر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں طوفان کے زد میں آیا سمندر کا پانی۔ بے یقینی، بے یقینی۔ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ وہ وجود ہی کھوکھلا تھا۔ لندن کے ٹھنڈ میں کمی تو آئی نہیں تھی، لیکن ہر دن کے ساتھ اضافہ ضرور ہو رہا تھا۔ اگرچہ آج کل برف باری کا زور ٹوٹا ہوا تھا، لیکن سردی کا زور اپنی جگہ پر قائم تھا۔ آسمان پر تاریکی چھاتے ہی لندن کی روشنیاں دن سا سما بحال رکھتی تھی۔ سورج غروب ہوئے گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب ہر سو سرد ہوائیں اور دل فریب روشنیاں بھرے مناظر تھے۔ برگنڈی لانگ وول کوٹ کو اچھے سے اپنے گرد باندھے وہ سڑک کے کنارے پڑے بینچ پر ٹانگ جمائے بیٹھی ارد گرد کی رونقیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ کوٹ کے کالر سے نیچے ہم رنگ ہائی نیک شرٹ دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ لانگ شوز پہن رکھے تھے۔ بال کچھ عرصہ نہ کٹوانے کے باعث کمر تک پہنچ چکے تھے، جنہیں اس نے سیدھے کر کے پیچھے کھول رکھا تھا۔ بائک کے انجن کی زوردار آواز پر اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئی تھی جبکہ ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ بائک سڑک کے کنارے بالکل اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ بینچ پر بیٹھی نورے نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ لیدر جیکٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے پہلے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے، پھر نورے کو دیکھتے اپنے گہرے ڈمپل کی نمائش کی۔ گڈ ایوننگ مس ریڈ ہیڈ۔ بائک سے اتر کر اب وہ ہلکی سی اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھی اپنے آپ کو ٹھنڈ لگوا رہی ہوں۔ لہجہ بتا رہا تھا کہ سخت خفا تھی۔ میں گھر سے ٹائم پر نکلا تھا، لیکن تم لندن کی ٹریفک کو تو جانتی ہی ہو۔ تم بھی تو جانتے ہو تو ذرا جلدی نکل آتے۔ عجیب۔ ناک مروڑ کر دوسری جانب نظر گھمائی تھی۔ ڈان نے مسکراہٹ دبا اس کا خفا خفا چہرہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ ڈنر پر جا رہے ہیں، منہ تو سیدھا کرو نا۔ تمہیں میرا منہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو بہت حسین نظر آ رہا ہے۔ تب سرے پر ماتھے کے بالوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میری بات سنو، تم میرے ساتھ فلرٹ مت کیا کرو، بہت منحوس لگتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں تم اندر اندر سے بہت لطف اندوز ہوتی ہو۔ ضد کرنا کوئی ڈان سے سیکھتا۔ اتنا لطف اندوز کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بائک کے نیچے دے دوں۔ مجھے کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ رونا بھی تم نے ہی ہے۔ پے در پہ جواب پر نورے نے دانت کچکچائے اسے دیکھا۔ خوشی کے آنسو ہوں گے وہ، غم کے آنسو تو سنا تھا، یہ خوشی کے آنسو کون سے ہوتے ہیں؟ تم جاہل ہو، تمہیں نہیں معلوم۔ مادام سکھا دینا اس جاہل کو کچھ۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ نورین اپنے پاس پڑا، اپنا چھوٹا سا پرس پکڑا اور بینچ سے کھڑی ہو گئی۔ پرس کے اسٹراپ اپنے کندھے کے ساتھ لگا لی۔ اب اکیلے بیٹھ کر ڈنر کرنا، کیونکہ میرا پیٹ تمہاری سر پیر کے بغیر باتوں سے بھر چکا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ مڑنے ہی والی تھی جب ڈان نے آگے بڑھتے فوراً سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نور نے شدید حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اب سنجیدہ ہوں، اب فضول باتیں نہیں کروں گا۔ ہاتھ پر گرفت مضبوط تھی۔ نورے نے پہلے اس کے ہاتھ میں کیا دیکھا، پھر گلا صاف کے اپنی حیرانگی ہٹانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دیا تو تم چلی جاؤ گی۔ چلی بھی جاؤں تو کیا، تمہارے پاس بہت کمپنیز ہیں۔ وہ نورے تھوڑی ہیں۔ مدھم اور مسکراہٹ لیے لہجے میں بولنے پر نورے کو اپنے گالوں سے پہلی مرتبہ دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ نورے تو کوئی ویسے بھی نہیں ہو سکتا۔ کندھے اچکائے گئے تھے۔ نورے کے علاوہ کوئی چاہیے بھی نہیں۔ جواب فوراً تھا،
लेकिन कुछ लम्हात के लिए सब कुछ थमा था। नूरे की आंखें वाह हुई थी, जबकि डैन की आंखों में भी हैरत उतरी थी, जैसे कुछ गैर इरादतन कह डाला। तुम्हारी बातें बहुत अजीब हो गई हैं डैनी। मुझे अपना आप भी अजीब लगने लगा है। तुम बातों की बात कर रही हो? हाथ छोड़ता वो बाइक की जानी मुड़ा, जैसे नजरें चुराई हो। चंद सेकंड की खामोशी रही, फिर वो वापस मुड़ा। नूरे उसे ही देख रही थी। तुम अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों का रंग इस कोट के साथ सूट कर रहा है। अचानक तारीफ पर वो हल्की सी झींपी थी, फिर हौले से मुस्कुरा दी। मेरा मूड है कि अब मैं इन्हें असल रंग में वापस ले आऊं। बाइक की जानिब कदम उठाए थे। शौक पूरा हो गया? हाँ बस हो गया, अब नेचुरल कलर रखूंगी। डैन ने बाइक पर सवार होते एक छोटा साइज का हेलमेट उसकी जानिब बढ़ाया। तुम पर हर रंग जचता है। हेलमेट से उसकी गहरी आंखें झलक रही थी। नूरी ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए हेलमेट फौरन सर पर रख लिया। तुम्हारा दिमाग घूम चुका है। बाइक पर सवार होते वो बोले। मेरे ख्याल में हाँ, जवाब देने के साथ उसने बाइक स्टार्ट कर दी। नूरी ने सर नफ़ी में हिलाए, दोनों हाथ उसके कंधे पर जमा दिए। जितनी तेज़ चला सकते हो आज चला कर दिखाओ, उड़ जाओगी पीछे से। इतनी भी हल्की नहीं हूँ, तुम्हें हल्का लेता भी नहीं हूँ। जवाब पर नूरे ने हाथ उठाया, उसकी हेलमेट पर चपत लगाई। चुपचाप बाइक चलाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। अब की मर्तबा वो महज हंसा था। हैंडल मजबूती से थामे वो बाइक को अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा गया। घर में कदम रखते ही मामूल के मुताबिक खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। छोटा सा हैंड कैरी एक जानिब खड़ा था। वो पहले किचन की जानिब बढ़ा, जहाँ से बर्तनों की हल्की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सिवाय मुलाजमीन के वहाँ घर का कोई फर्द नहीं था। किचन के सामने से हटकर उसने मास्टर बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए। बंद दरवाजे के सामने रुककर उसने गहरी सांस भरी। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दे डाली। अंदर आ जाएं। संजीदा सी आवाज़ दरवाजे के उस पार से आई थी। हैंडल घुमाता वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। यूसुफ सुल्तान बेड ग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज थे, हाथ में कोई किताब खोल रखी थी। रोज़ी काउच पर बैठी थी। गोद में लैपटॉप था, जिस पर वो तेज़ी से उंगलियां दौड़ा रही थी, अपने कामों में मसरूफ़। उन दोनों की नज़र बैक वक्त दरवाजे पर खड़े जैन की जानिब उठी। रोज़ी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। लैपटॉप एक साइड पर रखे वो अपनी जगह से खड़ी होती जैन के नज़दीक पहुंची। कैसे हो जैन मेरे बच्चे? उनके नज़दीक पहुंचने पर जैन ने बाजू उनके कंधे के गिर्द फैलाए, उन्हें अपने साथ लगाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बिल्कुल ठीक हो। सुबह तो बात हुई थी तुमसे, तब तो वापसी का कोई इरादा नहीं था। आज आखिरी मीटिंग थी। इरादा सुबह निकलने का था, पर सोचा कि रात में ही चला जाता। जवाब पर रोज़ी ने सरस बात में हिलाया। बाजू से थामे उसे काउच पर बिठा दिया। अच्छा क्या, तुम पहली मर्तबा घर से दूर थे, इतना अजीब सा महसूस होता था। रोज़ी वो उसके साथ ही बैठी थी। उनकी बात पर जैन सर झुकाए बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर नज़रें उठाए सामने बेड पर यूसुफ सुल्तान को देखा, जो वापस किताब के मुताला में मसरूफ़ हो चुके थे। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? सवाल पर यूसुफ सुल्तान ने किताब से नज़र उठाए, उसे देखा, फिर सरस बात में हिला दिया। काफ़ी बेहतर है अब। मैं आना चाहता था, लेकिन राइड और आपने मना कर दिया। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो गया था, तुम्हारी मीटिंग्स थी, तुम डिस्टर्ब हो जाते। लहजा बहुत ज़्यादा नर्म नहीं था, तो सख्त भी बिल्कुल नहीं था। वो उसकी हर बात का जवाब भी दे रहे थे। जैन ने एक नज़र मुस्कुराती हुई रोज़ी को देखा, जैसे कह रही हूँ कि अब सब ठीक हो रहा है। तुम्हारी मीटिंग्स कैसी गई लीड्स में? अब सवाल उनकी तरफ से आया था। बहुत अच्छी, मैं डिटेल्स कल ऑफिस में आपको शेयर कर दूँगा। जवाब पर यूसुफ सुल्तान ने सरस बात में हिलाया, फिर रोज़ी की जानिब देखा। राइड घर आया? अभी तक नहीं, फ़ोन भी किया कई मरतबा, बेल भी जा रही है, लेकिन यह लड़का कॉल ही नहीं उठा रहा। डैन से रब्ता करना था, इतनी रात हो गई, अब डिनर पर भी नहीं था। जवाबन रोज़ी ने सनाफी में हिलाए जैन को देखा था, जो संजीदा तासरात लिए उन्हीं को देख रहा था। मैं रब्ता करने की कोशिश करता हूँ राइड से। तुम्हारे लिए डिनर लगवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक शायद राइड भी आ जाए। काउच से उठते रोज़ी दरवाजे की जानिब बढ़ी। जैन भी उनके पीछे ही उठा था। एक नज़र किताब में मसरूफ़ यूसुफ सुल्तान को देखा, फिर दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। स्टूडियो से वापस घर आए उन्हें कई देर हो चुकी थी। मामा भी इंस्टीट्यूट से वापस आ चुकी थी। नूरे डैन के साथ थी, जिसका माह दौरा के अलावा घर में किसी को इल्म नहीं था। डिनर भी हो चुका था, वो अपने कमरे में भी आ चुकी थी। दरअसल के एक मैसेज डिलीवर हुए कई घंटे हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक देखा भी नहीं गया था।
फ़ोन को 20 मरतबा देखने के बाद भी नतीजा वही था। स्टैंड के साथ लटकी हुडी उतार कर पहनती, फ़ोन हाथ में थामे ही वो रेलिंग पीछे करके बालकनी में दाखिल हुई। सुल्तान मेंशन की रोशनियां मामूल के मुताबिक जल रही थी, लेकिन एक रायत का कोई नामो निशान नहीं था। यह तो नामुमकिन था कि वो उसका मैसेज नज़रअंदाज करेगा। हैरानगी उस बात पर थी कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त होने वाला था, लेकिन उसने रायत को एक मरतबा भी नहीं देखा था। सुबह उसकी बाइक की आवाज़ सुनाई दी थी और अब रात भी शुरू हो चुकी थी। फ़ोन का लॉक खोलकर उसने मैसेज के बजाय इस मरतबा डायरेक्ट कॉल मिलाई। बेल जा रही थी, कॉल उठाई नहीं जा रही थी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, लगातार 5 मरतबा कॉल करने के बावजूद उसकी कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी। मिलाकर उसने वॉइस मेल वाला ऑप्शन दबाया। हेलो राइड, मैं तुम्हें कई मरतबा कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन तुमने फ़ोन न उठाने की कसम खा रखी है। तुम सुबह से तुम्हारी बाइक का भी अता पता नहीं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, लेकिन बेहतर होगा तुम जल्द अज जल्द मुझे कॉल बैक करने की कोशिश करो। माही दौरा। मैसेज सेंड करने के बाद वो कुछ देर बालकनी में खड़ी खाली सड़क और खामोश सुल्तान मेंशन को देखती रही। फिर गहरी सांस हवा की सुपुर्द करती बालकनी की रेलिंग बंद करती अपने कमरे में वापस आ गई। हुडी उतार कर स्टैंड के साथ लगाने के बाद बेड साइड से किताब पकड़ती वो बेड पर दराज हो गई। एक आइसक्रीम के फ्लेवर के अलावा हमारी मिजाज में बहुत इख्तलाफ है। तुम मिजाज की कड़वी हो और मैं आइसक्रीम जैसा मीठा। आइसक्रीम खाती नूरे ने आंखें छोटी किए डान को देखा। तुम्हारे साथ डिनर करने के बाद सेंट्रल लंदन की सड़क पर वॉक करते हुए आइसक्रीम खा रही हूँ। इसे मिजाज की कड़वाहट कहते हैं। ये तो मेरे मिजाज की मिठास है जो तुम्हें यहाँ तक ले आई, वरना तुम काट खाने को पड़ती हो। लहजा शरीर था, लेकिन बज़ाहिर वो संजीदगी से बोल रहा था। तुमसे बस अपनी शान में कसीदे सुन लो। तुम्हारे बस में हो तो तुम खुले आम कह दो कि तुमसे बेहतर पूरे लंदन में कोई नहीं। पूरे लंदन में, मैं तो कहता हूँ पूरे इंग्लैंड, बल्कि पूरे यूरोप में कोई नहीं। ढूंढ कर दिखाओ कोई मुझ जैसा तो मानो। गैर मुतवक्को जवाब पर नूरे ने गहरी सांस भरी थी। अपनी तारीफ़ें करके तुम्हें सुकून मिलता है? मैं महज सच्चाई बयान करता हूँ, अब लोगों को हज़म नहीं होती तो इसमें उनका अपना नुकसान है। तुम्हारे पेरेंट्स न जाने तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद उसने टिश्यू से हाथ साफ किए। टिश्यू साइड पर लगे ट्रैश कैन में फेंका था। एक लौती औलाद हूँ, उनकी सूबी मेरा हसीन चेहरा देखकर होती है। नूरे ने बेसाख्ता आंखें घुमाई थी। तुम्हारी बीवी तुमसे फिर दिन में आजिज़ आ जाएगी। वो खुशकिस्मत होगी जिसे मुझ जैसा बेहतरीन शौहर मिलेगा। और यानी क्या बेहतरीन है तुम्हें? मैं कॉफ़ी अच्छी बना लेता हूँ और तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, फ़खरिया अंदाज में बताया गया था। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ तो बन जाओ। कुछ अचानक और कुछ गलत कह जाने का एहसास हुआ था। ज़ुबान दांतों तले दबाए उसने संजीदा तासरात अपना लिए। नूरे ने पहले शदीद हैरत से उसके चेहरे का एक रुख देखा, फिर सन्नाफी में हिलाया। इस जन्म में तो नामुमकिन लगता है, हल्की सी आवाज़ में कहा गया था। चलो अगले जन्म तक इंतज़ार कर लूँगा। उसी जैसे मध्यम लहजे में जवाब आया था। नूरी ने मुस्कुराहट दबाई। दरमियान में छाई खामोशी फ़ोन की बेल ने तोड़ी थी। डैन ने जैकेट से फ़ोन निकाल कर आईडी देखी, फिर यस किए फ़ोन कान से लगाया। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, हशाश बशाश लहजे में बोलने पर नूरे ने आंखें छोटी की, पहले उसे फिर फ़ोन की जानिब देखा। डैन ने उसकी हरकत देखते फ़ोन कान से उतार कर स्पीकर पर लगाया। हेलो डैन बच्चे, कैसे हो और कहाँ हो? रोज़ी की आवाज़ पर नूरे ने सनफी में हिलाए डैन को देखा, जिस पर वो शरीर सा मुस्कुरा दिया। ठीक हूँ और ज़रा बाहर निकला, खैरियत थी? जाहिद तुम्हारे साथ है। सुल्तान से आज यूसुफ अंकल के अपॉइंटमेंट के लिए हॉस्पिटल निकलने से पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं। वो लड़का सुबह से गायब है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगा। आवाज़ से परेशानी झलक रही थी। मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, यकीनन जिम में होगा। फ़ोन बंद करने के बाद डैन ने अपनी जानिब देखती नूरे को देखा। कुछ देर पहले बारौनक चेहरे पर परेशानी का अक्स नमूदार हुआ था। हैरानगी वाली बात है, सुल्तान गायब है और मैं खुद भी उससे राब्ता नहीं कर सका। किसी दोस्त की तरफ होगा, या तुमने खुद कहा कि जिम में? नूरे की बात सुनते उसने राइट का नंबर मिलाया। बेल हुनूस जारी थी, लेकिन आखिर पर कॉल वॉइस मेल पर पहुंच जाती। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जिम की तरफ निकलता। मैं कैब करवा कर चली जाऊँगी, तुम राइट के पास जाओ। बाइक के पास पहुँचकर
हेलमेट उसकी जानिब बढ़ाते उसने सर नफ़ी में हिलाया था। तो मैं घर छोड़ने के बाद जाऊँगा। नूरे ने चंद सेकंड खामोशी से उसे देखा, फिर हेलमेट उसके हाथ से थामे सर पर रखने के बाद बाइक पर सवार हो गई। घर पहुंचकर माही दौरा से पूछ लेना, मुमकिन है वो सुल्तान के बारे में जानती हो। ओके। कमरे का दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के बाद हल्का सा वाह हुआ। गोद में रखी खुली किताब को उसने बंद किए बेड साइड पर रखा, फिर दरवाजे से सर निकाले नूरे को देखा। तुम जाग रही थी? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। अंदर आ जाओ तुम। दरवाज़ा खोलती नूरे कमरे में दाखिल हुई, फिर दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया। मुझे लगा तुम सो चुकी होगी, अमूमन तुम सो जाती हो ना, इसलिए। सोने के लिए लेट गई थी, फिर नींद नहीं आई तो बुक खोली। खैर तुम बताओ, डिनर कैसा रहा? सवाल पर कोट के बटन खोलकर खुद को कोट से आज़ाद करवाने के बाद वो बेड पर माही दौरा के सामने बैठ गई। पहले उस ढानी के बच्चे ने ठुठरती सर्दी में मुझे अच्छा खासा इंतज़ार करवाया और उसके बाद डिनर करवाया। और डिनर कैसा था? अच्छा था। मुझे पहली मर्तबा पता चला कि डैनी को चाइनीज़ पसंद है, नाक चढ़ाकर बताया था। मुझे तो बचपन से मालूम है, उसे चाइनीज़ इटालियन सब बहुत पसंद है। मेरा मतलब माँ, ये चाइनीज़ कौन खाता है? ऊट पटांग डिशेस, न सर न पैर। मुझे तो उसे खाते देखकर अजीब उलझन सी हो रही थी। मुँह बना के कहने पर माही दौरा हल्का सा हंसी थी। सबके अपने शौक होते हैं, तुम्हारी तरह देसी अब हर एक को थोड़ी पसंद है। जिसे देसी नहीं पसंद उसका समझो खानों में टेस्ट ही नहीं अच्छा। बालों में हाथ फेरती वो बोल रही थी, बनाना तुम्हें एक भी डिश नहीं आती। बनाकर क्या करना है, खानी आनी चाहिए बस। किसी आनी हंसी के साथ बोलने पर माँ ने सनफी में हिला था। तो ये तुम्हारी डिनर डेट थी डैन के साथ? ज़रा तवक्कुफ के साथ पूछा था। बालों में चलता हाथ एक लम्हे को रुक गया। हल्की हैरत से माही दौरा को देखा, फिर सनफी में हिलाए हंसी। ये डेट थोड़ी थी, महज एक डिनर था। डिनर पर सिर्फ तुम दोनों थे, तुम्हें खुद डैन ने इनवाइट किया था, तो ये डेट ही हुई ना। डेट पर तो वो लोग जाते हैं जो रिलेशन में हो। मैं और डैनी तो सिर्फ दोस्त हैं। लहजा हल्का सा धीमा हुआ था। सिर्फ दोस्त हो? तस्दीक चाहिए थी। नूरे ने आंखें छोटी की अपनी बहन को देखा। हाँ ना, सिर्फ दोस्त हैं। इसके अलावा कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं इंतज़ार करूंगी। माँ की बात पर बेड से उठती नूरे एक लम्हे को रुकी, फिर सनाफी में हिला गई। अजीब बातें करती हो माँ तुम। कोट बाजू में डाली वो हल्का सा दरवाजे की जानिब मुड़ी, फिर अचानक रुख वापस मोड़कर माँ की जानिब देखा। क्या तुम जानती हो राइड इस वक्त कहाँ है? राइड के नाम पर चेहरे पर फैली मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। मैं नहीं जानती। खैरियत? राइड की मॉम की कॉल आई थी डैनी को, राइड का पूछ रही थी, और ये कि वो सुबह से गायब है। माँ ने माथे पर सिलवटी डाली उसे देखा। क्या डैन भी नहीं जानता था? नहीं, लेकिन वो उसे जिम देखने के लिए निकला है। उम्मीद है वहीं कहीं हो। ये लड़का बगैर किसी को इत्तला किए कहाँ चला गया? लहजे में तशवीश वाज़ेह थी। वो पहले कहीं गया है जो अब जाएगा, यहीं कहीं होगा। डैन उसे लेने गया हुआ है। हाथ मुंह पर रखे जमाई रुखी थी। तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ की बात पर सर हिलाकर ज़रा सा झुककर उसने उसके गाल पर बोसा दिया था। परेशानी की बात नहीं, आ जाएगा। हल्की आवाज़ में तसल्ली देती वो दरवाजे की जानिब बढ़ती। कमरे से निकल कर माही दौरा को लातादाद सोचों के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ रह गए हो? हल्की सी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। फिर बेड साइड से फ़ोन थाम कर उसने राइट की कॉलर आईडी खोली। कॉल मिलाने पर बेल हुनूर जारी थी, लेकिन आखिर में कॉल वॉइस मेल पर ख़त्म हो गई। एक मरतबा फिर वॉइस मेल का ऑप्शन चुना था। राइट, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले भी अब परेशान हैं और यकीनन मुझे भी अब तुम परेशान कर रहे हो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ टाउन हो तब भी एक मैसेज छोड़ दो प्लीज़। माही दौरा। मेल भेजने के बाद उसने चंद लम्हे फ़ोन को देखा, फिर बेड पर दराज होते कम्फर्टर ठोड़ी तक तान लिया। आंखें बंद की तो किसी का चेहरा सामने ले रहा है। गहरी सांस भरकर वो करवट बदले, खुद को सुलाने की कोशिश करने लगी। क्या राहित सुल्तान आज किसी वक्त भी जिम में आया था? मिस्टर सुल्तान आखिरी मरतबा कल शाम में जिम में आए थे सर। जिम रिसेप्शन पर खड़े डैन के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो जिम में भी नहीं था, वो घर पर भी नहीं था। हर करीबी दोस्त से पूछ लिया, वो किसी के साथ भी नहीं था। फ़ोन उसका ऑन है, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा। एक जगह रह गई है। अचानक ख्याल पर वो तेज़ कदम उठाता जिम की बिल्डिंग से निकल कर
पार्किंग की जानिब बढ़ा। बाइक पर सवार होते उसने बाइक सेंट्रल लंदन की तरफ घुमाई। करीबन 15 मिनट में वो अपनी मौजूदा बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ा था। पूरे पार्किंग एरिया में नज़र घुमाने पर भी राइट की बाइक नहीं नजर आई। हेलमेट उतारकर हैंडल के साथ लगाया। वो बाइक से उतरकर लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मतलूबा फ्लोर का बटन दबाने के बाद वो बेसब्री से लिफ्ट खुलने का इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हे गुजरे थे जब लिफ्ट एक बीप के साथ खुली। दरवाज़ा वहाँ होते वो तेज़ी से अपने फ्लैट की जानिब बढ़ा। हैंडल घुमाया लेकिन दरवाज़ा बंद था। करीब दीवार पर लगे डायलर पर पासकोड डालने पर उसे शदीद हैरत हुई थी। फ्लैट का पासकोड तब्दील हुआ था। आखिरी मर्तबा वो राइट के साथ आया था तब तो उसका लगाया हुआ कोड ही था। तब हल्की फुल्की लड़ाई में राइट ने कोड बदलने की धमकी दी थी। मुमकिन था कि उसने वाकई तब्दील कर दिया हो। चाबियाँ उसके पास नहीं थी, मतलब अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर राइट फ्लैट में होता तो उसकी बाइक तो पार्किंग में दिख सकती थी। चंद लम्हात फ्लैट के दरवाजे के पास खड़े उसने राइट को कॉल मिलाई, जिसका जवाब वॉइस मेल पर आकर रुका था। गहरी सांस भरकर डैन वापस लेफ्ट की जानिब बढ़ा। मोबाइल से एक नंबर निकालकर कॉल मिलाने के बाद उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो इज़ाबेला। डैन, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकली हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या राइट तुम्हारे साथ है? सवाल पर चंद सेकंड की खामोशी छाई थी। राइट? नहीं तो, वो मेरे साथ नहीं है। क्या तुम्हारा उससे आज पूरा दिन कोई राब्ता हुआ? आखिरी मर्तबा कल कॉलेज में मिला था। आज सुबह से मैसेज किया है उसे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर वो पार्किंग एरिया में दाखिल हुआ। बाइक की सीट से ठेक लगाए, बालों में हाथ फेरे, गहरी सांस भरी थी। सब ठीक है? तुम्हारे साथ नहीं है क्या वो? लहजा यकलक परेशान हुआ था। उससे राब्ता नहीं हो रहा, काफ़ी देर हो चुकी है। दोस्तों के साथ कहीं गेम या मूवी वगैरह के लिए निकल गया होगा। वो कहाँ जा सकता है? हाँ शायद। ओके, तुम एंजॉय करो, बाद में बात होगी। कॉल काट कर फ़ोन जैकेट की जेब में डालता वो बाइक पर सवार हो गया। हैंडल से हेलमेट उतार कर सर पर रखा। बाइक स्टार्ट करने के बाद उसने बाइक पार्किंग से बाहर निकाले, पार्क लेन की जानिब मोड़ ली। इज़ाबेला, फ़ोन बाद में सुन लेना, पहले सामने देख लो। डैन की कॉल कट होने के बाद गाड़ी चलाते उसने राइट की कॉलर आईडी निकाल कर कॉल मिलानी ही चाहिए कि साथ बैठी फ्लोरा की आवाज़ पर सामने देखते फ़ौरन से ब्रेक लगाई थी। महज चंद सेकेंड और गाड़ी चलती तो सीधा किसी की गाड़ी से जा लगनी थी। और वो किसी की गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं थी, लंदन पुलिस की गाड़ी थी। फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक कर उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे थे। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने हमें देख लिया? इज़ाबेला की सरगोशी पर फ्लोरा ने चंद सेकंड बिल्कुल आगे खड़ी पुलिस कार को देखा, फिर सर हौले से नफ़ी में हिला दिया। बिल्कुल, देख भी लिया, और अब वो गाड़ी से भी उतर रहे हैं। फ्लोरा की बात ख़त्म होते ही ड्राइविंग और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खुला। यूनिफॉर्म में मलबूस दो नफूस गाड़ी से निकले, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर इज़ाबेला को बाहर निकलने का इशारा किया, जबकि दूसरा सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। शिट, फंस गई। अब गाड़ी का इंजन बंद करती वो फ्लोरा और पीछे बैठी दोस्तों की जानिब मुड़ी। तुम में से कोई गाड़ी से ना उतरे, मैं बात करके आती हूँ। सबके इत्तेफाक करने पर वो सीट बेल्ट उतार कर दरवाज़ा खोले गाड़ी से बाहर निकली। चंद कदम उठाने के बाद अपनी गाड़ी और पुलिस कार के दरमियान एक उंगली जितना फासला देकर बेसाख्ता गहरी सांस भरी थी। 1 सेकंड और दोनों गाड़ियों का खूब नुकसान हो जाना था। मिस, मुआयना हो गया तो ज़रा यहाँ तशरीफ़ लाएं। पीछे खड़ा पुलिस वाला बोला था, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, बल्कि उससे नज़दीक आने का हुक्म सुना रहा था। हील्स की टिक टिक के साथ वो उसके सामने जाकर रुकी। लंबे चौड़े पुलिस अहलकार के सामने खड़ी वो खुद को बिल्ली महसूस कर रही थी। उसके बावजूद गर्दन अकड़ाकर खड़ी थी। लंदन के कानून में गाड़ी चलाते हुए फ़ोन सुनना कब से शामिल हो गया? लेकिन मेरी गाड़ी साइड पर थी। सड़क की साइड और पार्किंग लॉट में बहुत फ़र्क होता है, और पुलिस कार को टक्कर मारने की सज़ा जानती हैं आप? लहजा सख्त था। इज़ाबेला ने दांत किचकिचाकर उसे देखा। ऑफिसर, गाड़ी महफूज है, आप चेक कर सकते हैं, इतनी सी भी खराश नहीं है, इसलिए सज़ा का प्लान कैंसिल। सामने खड़े ऑफिसर ने माथे पर बल डाले उसे देखा। और गाड़ी चलाते हुए कॉल सुनने की सज़ा? फॉर गॉड सेक ऑफिसर, मेरी गाड़ी साइड पर थी, मैं रोड के दरमियान में कॉल नहीं सुन रही थी। उसूल का मतलब उसूल होता है। जब चलते इंजन के साथ फ़ोन इस्तेमाल करना ममनू है
तो सड़क की साइड हो या दरमियान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लहजे के साथ आवाज़ भी कड़क थी। इज़ाबेला ने उसके यूनिफॉर्म पर लगे बैच देखे। इतना तो वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो किसी बड़ी पोस्ट पर था। ठीक है, कितना फ़ाइन चार्ज करेंगे? मैं पे कर देती हूँ। अपना लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। दो बदू जवाब पर इज़ाबेला ने रुक कर उसे देखा। लाइसेंस मेरे पास है, लेकिन गाड़ी के पेपर्स घर पर हैं। पर्स से लाइसेंस निकाल कर आगे बढ़ाया था। मेहरबानी फरमाकर आप भी घर रुक जाया करें या एक अदर ड्राइवर का इंतज़ाम कर लें। आप जैसे 2-4 ड्राइवर और आ जाएं तो लंदन की गाड़ियों के नक्शे ही बदल जाएं। उसका लाइसेंस देखता वो बोल रहा था। आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते ऑफिसर। जी बिल्कुल, मेरा इरादा है आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर ट्रैफिक के उसूल व ज़वाब समझाए जाएं। मिस इज़ाबेला हैरिस, मैं अपने डैड को कॉल कर रही हूँ, वो खुद आपसे बात करेंगे। मुंह बनाकर डैड की धमकी पर रोमान एक लम्हे के लिए रुका, फिर बमुश्किल अपनी हंसी दबा गया। आजकल की नस्ल के मम्मी डैडी बच्चे। गाड़ी आपकी है, लाइसेंस आपका है, गाड़ी आप खुद चला रही थी, उसूल आप तोड़ रही हैं, तो इसमें डैड कहाँ से शामिल हो गए? डैड को कवरिंग के लिए रखा है। इतनी बेइज्जती। इज़ाबेला की आंखें मज़ीद छोटी हुई थी, सफ़ेद रंगत में लाली घुली थी। आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो शायद उनकी सुन लें। मिस इज़ाबेला हैरिस, इस वक्त आप जल्दी में लग रही हैं। आपका लाइसेंस मैं रख रहा हूँ। जब आप तफरी कर लें तो पुलिस स्टेशन आकर अपना लाइसेंस वसूल कर लें। लाइसेंस यूनिफॉर्म के पॉकेट में डालने के बाद अपना कार्ड उसके हाथ में थमा इज़ाबेला खुले मुंह के साथ हाथ में रखा उसका कार्ड देख रही थी, जो अब गाड़ी में भी सवार हो चुका था। सर, ये कैसा कानून है? आप मेरा लाइसेंस नहीं रख सकते? गाड़ी का शीशा बजाते वो ज़ोर से बोली थी। जवाबन रोमान ने कान का इशारा दिया था, यानी खिड़कियाँ साउंड प्रूफ है, वो उसकी बात नहीं सुन पाएगा। और उसके साथ ही गाड़ी आगे बढ़ गई। अजीब पागल ऑफिसर है ये। सुर्ख चेहरा लिए दांत किचकिचाए थे। हाथ में पकड़े कार्ड को एक मर्तबा गुस्से में मरोड़ा, फिर अपना लाइसेंस याद करने पर कार्ड को सही करती वो पैर पटके गाड़ी की जानिब बढ़ गई। वो कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा था, नजरें स्क्रीन पर थी जबकि उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। आंखों पर बड़े फ्रेम्स वाले ग्लासेस लगा रखे थे। कीबोर्ड पर टाइपिंग के दौरान वो चंद लम्हों के लिए रुकता, ठोड़ी के नीचे हाथ की मुट्ठी बनाकर रखे कुछ सोचता और फिर से काम में मसरूफ हो जाता। सर, क्या आप 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? नुस्वानी आवाज़ पर हाथ ने दाएं जानिब मौजूद एक छोटी सी गैलरी को देखा। आंखों से फ्रेम हटाकर टेबल पर रखता वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर गैलरी की तरफ चल दिया। क्या बात है? मैं गैलरी की डस्टिंग कर रही थी। मुझे ये फ्रेम मिला है। इसकी पैकिंग थोड़ी सी ख़राब है एक तरफ से। आप कहें तो मैं दोबारा पैक कर दूँ इसे? फ्रेम को देखता हाथ 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर रुका, फिर कदम उठाता शेल्फ के पास पहुंचा। लड़की उसके आने पर फ्रेम उसकी जानिब बढ़ाती 2 कदम साइड पर हटी। हाथ ने फ्रेम को थामा, फिर एक हाथ से उसके ऊपर चढ़ा कवर हटाया। वक्त थमा था, साथ में शायद सांस भी। दुनिया साकित सी मालूम हुई थी। हर आवाज़ पसे मंज़र में रह चुकी थी। आंखों के सामने महबूब का चेहरा था। महबूब भी वो जो दिलो जान से अजीज़ था। महबूब भी वो जिसे जुदा हुए कई साल गुजर चुके थे। वाह! नज़दीक से एक आह के साथ आवाज़ सुनाई दी थी। हाथ की आंखें महज फ्रेम पर टिकी थी। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। पास खड़ी लड़की उसकी तारीफ़ कर रही थी और हाथ ने अंदर ही अंदर उसकी तायद की थी। वो वाकई गुड़िया जैसी थी, साकित और बेजान, लेकिन बेहद खूबसूरत। क्या ये कोई कस्टमर है या कोई मॉडल शूट? वो शायद बहुत बातूनी थी, जो तजस्सुस से कई सवालात कर रही थी। ये रीम है। रीम? नाम भी खुद के जैसा प्यारा है। सही कहा। नज़रें फ्रेम से हटाए बगैर वो जवाब दे रहा था। इसकी पैकिंग कर दूँ दोबारा? पुरानी वाली ख़राब हो चुकी है। मैं खुद देख लूँगा इसे, तुम काउंटर पर चली जाओ। उसकी बात सुनती लड़की सर इस बात में हिलाए, गैलरी से निकलती बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे खड़े हाथ ने लंबे वक्त के लिए उस फ्रेम को थामे अपनी आंखों के सामने रखा, फिर एक हाथ उठाकर फ्रेम में मौजूद उसके एक एक नक्श को छुआ। पहले तुम्हें देखना ख्वाहिश हुआ करती थी और अब हसरत बनकर रह गई है। वक्फा। ये कहना गलत होगा कि मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सका। रात आंखें बंद करने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। सुबह आंखें खोलने के बाद पहला काम मैं तुम्हारी तस्वीर देखने का करता हूँ। ये सब मेरी रूटीन में शामिल है। तुम मुझे हिफ्ज़ हो चुकी हो। तुम्हें भूलना या तुमसे मूव ऑन करना
शायद अब कहीं मरने के बाद ही हो सकेगा। मैं अपने नसीब पर सब्र कर चुका हूँ, लेकिन तुम पर सब्र नहीं आता रीम। तुम्हारी ज़ात के लिए मैं बेबस हो जाता हूँ। उसकी तस्वीर पर हाथ फेरता, वो उससे मुखातिब था, जैसे वो सुन रही हो, जैसे वो अपना दिल खोल देना चाहता, लेकिन मुकाबिल खामोश थी, मुकम्मल खामोश। चंद घंटे पहले इज़रा के अपार्टमेंट से निकलकर वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा। मेन गेट से निकलते ही शाम की सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। बेसाख्ता गहरी सांस भरी थी, लेकिन सांस लेने में दुश्वारी से महसूस हो रही थी। हाथ सीने पर रखकर हल्का सा दबाव डाला था। आंखें सुर्खी माइल थी, जिनके किनारों पर पानी की तह सी लगी थी। नीली आंखों की चमक आज गायब थी, आज स्याही थी, आंखों में भी और दूर कहीं अंदर भी। दोनों हाथ उठाकर उसने पहले अपनी आंखें रगड़ी, फिर अपना चेहरा छुपाकर चंद लम्हे सड़क के किनारे खड़ा रहा। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद एक कैब उसके नज़दीक खड़ी हुई थी। जाहिद ने एक नज़र कैब को देखा, फिर गर्दन मोड़कर बिल्डिंग के बेसमेंट की तरफ जाती सड़क को। इस वक्त बाइक चलाए तो शायद बहुत नुकसान कर बैठेगा। नज़रें वापस कैब की जानिब करता, वो पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलता उसमें सवार हो गया। सपाट चेहरे के साथ ड्राइवर को मतलूबा जगह का एड्रेस बताया और अपना रुख खिड़की की जानिब मोड़ लिया। कुछ देर पहले हुई तमाम बातें दिमाग में गर्दिश कर रही थी। इज़रा के मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ ने दिल और दिमाग पर बुरी तरह वार किया था। वो आज सुबह खुश था, एक नॉर्मल इंसान था, आम दिनों वाला राइड सुल्तान था, और फिर सब पलट गया। वो नॉर्मल नहीं रहा, वो खुद को नॉर्मल तस्वुर कर ही नहीं पा रहा था। वो बदल गया था, मुकम्मल तब्दील हो चुका था। 20 मिनट के बाद कैब एक बिल्डिंग के सामने रुकी थी। जेब से वॉलेट निकालकर ड्राइवर को नोट थमाता वो गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग की जानिब बढ़ गया। बीप की आवाज़ पर उसने खुलते दरवाजे को देखा, फिर लिफ्ट से निकलकर अपने फ्लैट की जानिब बढ़ा। डायलर में मौजूद कोड वर्ड डालकर दरवाज़ा खोलने के बाद उसने पासकोड तब्दील कर दिया। दरवाज़ा मुकम्मल वाह करके वो अंदर दाखिल हुआ, फिर दरवाज़ा अपने पीछे लॉक कर दिया। फ़िलहाल वो दुनिया से कट चुका था, कोई इसकी यहाँ मौजूदगी के बारे में नहीं जानता था सिवाय एक शख्स के, लेकिन अब की मर्तबा वो भी अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। वो उस वक्त अकेला था, सबसे अलग, सबसे दूर। जेब से वॉलेट, मोबाइल और बाइक की चाबियाँ निकालने के बाद उसने खामोश कदम ओपन किचन की जानिब बढ़ाए। किचन के काउंटर के नज़दीक पहुंचकर वो रुक गया। जब वो सबसे पहले मुझसे मिला, उसने मुझे एक लिफाफा और सियाह प्लास्टिक बैग दिया था। लिफाफा उस नर्स तक पहुंचाना था और वो बैग एक कदम शेल्फ की जानिब बढ़ाया था। वो बैग उसने मुझे उस फ्लैट में रखने को बोला था, किचन के कैबिन के छत पर। शेल्फ के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए उसने गर्दन ऊपर उठाए कैबिन की छत को देखा। नीचे खड़े होने के बाइस वो वहाँ कुछ भी नहीं देख सकता था। दोनों हाथ शेल्फ पर रखकर वो एक घुटना मोड़कर उस पर रखने के बाद दूसरा पाँव शेल्फ पर रखे उस पर खड़ा हुआ। कैबिन की ऊपरी सतह को पकड़े उसने कदम मजबूत किए थे। एक नज़र किचन के सारे कैबिन की छत पर दौड़ाई। चंद फासले पर पड़े एक छोटे से सियाह प्लास्टिक बैग पर नज़रें मुंजमद हुई थी। कैबिन को ही थामे वो एक कदम और उसके बाद दूसरा कदम शेल्फ पर रखता आगे बढ़ा। बैग से चंद फासले पर पहुंचकर वो रुक गया। लंबे वक्त के लिए खड़ा उसे देखता रहा। दिल चाहा कि सब छोड़कर नीचे उतर जाए, लेकिन फिर रुक गया। सच्चाई से नज़रें फेर लेने से भला सच्चाई बदलती भी है। एक हाथ से कैबिन को मजबूती से पकड़ने के बाद उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, बैग को थामा। हाथ वापस लिए चंद सेकंड के लिए रुका, फिर एक झटके के साथ जंप लगाए उसने पैर ज़मीन पर रख लिए। कदम लड़खड़ाए थे, लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। बैग थामे ही वो लिविंग रूम में लगे सोफ़ों के नज़दीक आया। बैग सेंट्रल कारपेट पर रखने के बाद खुद भी उसके करीब ही सोफ़े से टेक लगाए कारपेट पर बैठ गया। फ्लैट की मुकम्मल खामोशी में बगैर हरकत किए बैठा वो खाली खाली नज़रों से उस सियाह बैग को घूरता रहा। उसे खोल कर देखने की हिम्मत और ख्वाहिश दोनों नहीं थी। कई लम्हात मंजर में कोई हरकत नहीं आई थी, और फिर अगले लम्हे राइड ने हाथ बढ़ाए उस बैग को थामा। ऊपर लगी ग्रह को खोलकर उसने बैग का मुंह वार किया। उसमें मौजूद चीज़ें देखता वो कई लम्हे सुन बैठा, उन्हें देखता रहा। एक टूटा हुआ कैमरा और एक मेटल का डेकोरेशन पीस जिसके एक हिस्से में खून जमा हुआ था। हाथ का कैमरा जिसे वो उस वक्त को महफूज करना चाहता था। मेटल पीस जिसे उसकी बहन पर हमला किया गया था। उस पर जमा खून उसकी बहन के सर से निकला हुआ खून था। टूटे कैमरे को थामे उसने कई लम्हे उसका जायज़ा लिया, लेकिन वो मुकम्मल टूट चुका था।
اس کا لینس، باڈی، ہر چیز بری طرح سے توڑی گئی تھی۔ اس کا دوبارہ جڑنا ناممکن تھا۔ میٹل پیس کی جانب ہاتھ بڑھایا لیکن واپس لے لیا۔ اسے چھونے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس معاملے میں بے حد کمزور تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، مکمل خاموشی، مکمل ساکت۔ کسی سوچ کے تحت اس نے گردن گھمائی، صوفے پر پڑے موبائل کو دیکھا، بازو لمبا کی، موبائل کو تھام کر اسے ان لاک کیا۔ بے تحاشا کالز اور میسج اسکرین پر نمودار ہوئے تھے جنہیں نظر انداز کرتا وہ ایک ایپ پر گیا۔ ایپ آن ہوتے ہی سلطان مینشن کی لائیو فوٹیج اس کے سامنے تھی۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد اس نے آپشن میں مخصوص تاریخ اور وقت ڈالا۔ چند سیکنڈ کے بریفنگ کے بعد مطلوبہ دن کی فوٹیج اس کے سامنے۔ اس نے ہاتھ کو اس کے گھر سے نکلتے دیکھا اور پھر چند لمحے کے بعد زین کو سلطان مینشن سے نکل کر ڈین کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ سب کچھ نارمل تھا، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ پیچھے کی اس نے دوبارہ سے فوٹیج کو دیکھا، پھر سے وہی کچھ تھا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ اس نے فوٹیج کے اس مخصوص حصے کو دیکھا تھا۔ پہلے سب نارمل تھا لیکن پھر کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ راہد نے 1 مرتبہ پھر سے فوٹیج پیچھے کی۔ پہلے چند منٹ عالم ہاؤس کا دروازہ بند تھا اور پھر اگلے لمحے وہ دروازہ ہلکا سا وا تھا۔ 1 مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ دیکھنے سے بھی کوئی انسان چھوٹی سی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ فوٹیج میں کوئی گلچ نہیں آیا تھا۔ راہد نے ٹائمنگ کو پھر سے چیک کیا، سب ہموار طریقے سے گزر رہا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ماں سوائے اس دروازے کے ہلکے سے کھلنے کے، یعنی سلطان مینشن کے کیمرے ہیک کیے گئے تھے۔ فوٹیج میں سے کچھ حصہ ختم کیا گیا تھا، وقت کی تبدیلی کے بغیر۔ پتی فوٹیج کے ساتھ موبائل گود میں رکھے، ہاتھ بھی گود میں دھر دیے تھے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد گود میں دھرے ہاتھوں میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی۔ راہد نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، باقاعدہ لرز رہے تھے۔ آنکھوں کے کناروں کا پانی بڑھتا اب چہرے پر گر رہا تھا، لگاتار بہتا، اب دھار سی صورت اختیار کر گیا تھا۔ سانس اکھڑ سی رہی تھی، سینے پر دباؤ سا پڑ رہا تھا۔ اٹھے ہاتھوں کو مزید اوپر لائے، اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، پھر اس کا جسم ہچکولے لینے لگا۔ وہ اب باقاعدہ آواز کے ساتھ رو رہا تھا، ہچکیاں لیتا، زاروں کرتا ہے، آنسو آنکھوں سے نکلتے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی گیلی کر رہے تھے۔ آواز مزید تیز ہوئی تھی، رونے میں مزید تیزی آئی تھی۔ گھٹنے سینے تک لاتا، ہاتھوں سے چھپائے، چہرے کو مزید گھٹنوں میں چھپائے، وہ محض روئے جا رہا تھا۔ اسے دھوکہ ملا تھا، اس کے اعتبار پر وار ہوا تھا، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سب ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود بھی ختم ہونا چاہتا تھا۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کو بس یہیں پر روک دینا چاہیے، اور مجھے اتنی زیادہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ کہیں سچ میں ڈین ہی قصوروار نہ ہو، کہ میرا دل کرے کہ میں جھٹ سے کئی پیجز اسکپ کروں اور جا کر چیک کراؤں، لیکن نہیں جی، میں اپنا خود کا مزہ خود خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیوریوسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں خود کو کنٹرول بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے ڈین پر پورا یقین ہے، ڈین ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ زین نے ایسا کیا، جس طرح سے اس نے احد کو بدنام کیا تھا یا احد کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، اب وہ ڈین کو پھنسانے کی کوشش کرے، یا اس نے پہلے ہی ایسا پلان کر لیا تھا کہ اگر احد بچ بھی نکلا تو بات جو ہے وہ ڈین پر جائے۔ اور ڈین پر مجھے راہد سے زیادہ بھروسہ ہے۔ راہد شک کر رہا ہے ڈین پر، لیکن میں شک نہیں کری، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر مجھے بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر ڈین نے ایسا کیا ہوگا تو میرا تو دل ٹوٹ جانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ڈین شروع سے بہت پسند ہے، مجھے ایسا لگا میرا فیوریٹ کیریکٹر جو ہے کال، اسی کی طرح کا کوئی کیریکٹر میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ڈین کو برا دکھایا رائٹر نے تو میرے دل ٹکڑوں میں بٹ جانا ہے، ایسا نہیں کرنا رائٹ ہے۔ قصوروار زین ہی ہونا چاہیے، ڈین نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خیر، میں بلیو کرتی ہوں ڈین میں، تو فی الحال تو میں یہی سوچوں گی کہ یہ سب کچھ زین نے کیا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ ہم بھی یہی دعا کریں کہ ایسا ہی نکلے۔ ہم ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔